अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आपके जाने पहचाने सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर। नी हाओ। नी हाओ जी, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि एक तरफ तो खैर वो हम सब आजकल एक ही बात कर रहे हैं और वो है जाहिर है कि फ़लस्तीन और या हमास और इसराइल समझ लीजिए कि उसकी बात हो रही है। अब तो खैर मैं किसी से आज ही कह रही थी, इतनी वीडियोज़ आ चुकी हैं या इतने टीवी शोज़ हो चुके हैं कि अब कोई बात शायद ही रह गई हो जो हमने डिस्कस ना की हो। लेकिन एक चीज़ जो डिस्कस नहीं हो रही वो है कि इसका हल क्या है? अगर अभी कुछ टाइम के बाद इस जंग को रोक भी दिया गया, कहीं न कहीं से ज़ाहिर है कहा जाएगा किसी दूसरी कंट्री की तरफ से प्रेशर आएगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से शुरू हो जाएँगे? बहुत टाइम से ये हम देख रहे हैं। सॉल्यूशन पे बात करते हैं सर आज। क्या सॉल्यूशन है इसका और क्या पीएम मोदी कोई रोल प्ले कर सकते हैं? जैसे उन्होंने पहले कहा था यूक्रेन और रशिया के लिए, खैर उसमें इतना कुछ हो नहीं पाया था। लेकिन क्या इधर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं? अर्जुन जी, पहली बात ये है कि जो मोदी जी ने पहले इंटरवीन करने की बात करी थी, रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि वो 2 अलग कंट्रीज़ थे। वहाँ पे बातचीत होने में बड़ा आसान था। ये 2 हुँ, अलग कंट्रीज़ नहीं हैं, ये 2 आइडियोलॉजीज़ हैं, जो कि एक-दूसरे से फाइट कर रही हैं। तो दोनों में हुँ, बड़ा फ़र्क है। एक तरह से इज़राइल का इंटरनल मैटर है। मोदी जी ऑफ़र कर सकते हैं कि यू वांट माय हेल्प, जो इन्होंने करी भी है। लेकिन जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने ओपनली बोल दिया, आई डू नॉट वांट एनीबॉडीज़ हेल्प, मैं ये इस चीज़ को अपने आप सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखिए, क्या होता है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपके वहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स है ना, जो आप बोलते हो कि हुँ, आपकी आर्मी को पता नहीं होता कौन है, आपके हुक्मरानों को पता नहीं होता, आपकी कंट्री के मासूम जो लोग हैं, मदरसा से पढ़े हुए, मदरसा वालों को पता नहीं होता ये नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है जो हमारे कंट्री में आके उधम मचाते हैं। वही हाल वहाँ पर भी है कि अब पैलेस्टीन ने पहले तो बड़े भगड़े डाले, जब वहाँ जाकर उन्होंने इज़राइल के लोगों को मारा, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने पटाखे भी चलाए, ईरान के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी और पैलेस्टीन के अंदर तो बचे ही बचे। और जो-जो लोगों को पकड़ के लेके आए थे, उनके साथ क्या कुछ हाल किया है, पैलेस्टीन के लोगों ने, हमास के लोगों के ने जो किया, पैलेस्टीन के लोगों ने भी किया, तो भगड़े डल रहे थे। और जैसे ही इज़राइल ने उसी भाषा में जवाब देना शुरू किया, तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। हल ऐसे नहीं निकलता है कि आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन जब आपके साथ वही हाल होता है, पिछवाड़े में बॉम्ब फेंक डाले जाते हैं, तो आपकी चूँ-चूँ निकलती है। अब इज़राइल नहीं छोड़ेगा। देखिए, एक हद होती है हर चीज़ की। आप बिना बात पे दूसरे को तंग करते रहो, उसी भाषा में जवाब इज़राइल को भी देना आता है, जैसे मोदी जी उसी भाषा में जवाब देते हैं अभी। सो ये जो आप बोलती है कि हल क्या है? हल ये है कि भई पैलेस्टीन वाले माँगते हैं कि नॉट पैलेस्टीन, हमास वाले लोग, जो वहाँ के मुसलमान वो कहते हैं हमें अपनी अलग कंट्री चाहिए। मुसलमान को तो हर जगह में अपनी अलग कंट्री चाहिए। वो भी जहाँ पे आपको अलग कंट्री दी हुई थी, वहाँ पे आपने कौन से कोई च चाँद घर क्रिएट कर दिया? वहाँ पे आपने क्यों कौन से चंद हम पंजाबी बोलते हैं, कौन सा चंद गुल खिलाया आपने? हुँ, वहाँ पे तो आप एक-दूसरे के गले काट रहे हो। अब आपको हुँ। दोबारा से एक और कंट्री चाहिए, पैलेस्टीन, वो मिल जाएगा। क्या ये हाल है उसका? उसके बाद उनको इज़राइल भी चाहिए क्योंकि यहूदी बैठे हैं, यहूदियों को इन्होंने खत्म करना है क्योंकि वो कहते हैं हमारे कुरान में लिखा है कि इन सबको जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कुरान का झंडा नहीं गड़ेगा पूरी दुनिया में। तो जब जो खत्म हो जाएँगे फिर आप क्रिश्चियंस के पीछे लग जाओगे। फिर जौन-जौन सी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं उसमें क्रिश्चियंस को मारना है। हिंदू तो आपके टारगेट में शुरू से रहे हैं क्योंकि एक हिंदू ही है जिसने गले कटवाए लेकिन अपनी कंट्री को नहीं छोड़ा। तो ये जो पागलपन है आप कहते हैं सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है कि जहाँ से ये पागलपन शुरू होता है उसको पहले खत्म करना पड़ेगा। वो है मदरसा, मैड रस। मदरसा का मतलब है पागलपन का रस जहाँ लेकिन पिलाया जाता है। बस सर और कोई सॉल्यूशन नहीं फ़लस्तीन हो या सकता। हमास हमास को भी आप ये समझ रहे हैं कि ये भी कोई मदरसे से निकल कर आए? आरज़ू जी, कोई इंसान अच्छे स्कूल से पढ़कर ऐसी हरकतें नहीं कर सकता कि वहाँ हुँ, जाकर आप बच्चों के गले काट दें और उनके सिर को दिखाएँ एज़ अ ट्रॉफी कि ये मेरी ट्रॉफी है। ये इंसान का काम नहीं है, ये जानवर का काम है। और ये जानवर कहाँ से पैदा होते हैं, ये आपको भी मालूम है। आपका देश भरा हुआ है, आपके प्रधानमंत्री एक्स इमरान खान की खुद की स्टेटमेंट है कि हमारे देश में 30 से 40 हज़ार दहशतगर्द यहाँ रहते हैं। 30-40 हज़ार दहशतगर्द कहाँ से पैदा हुए? क्या आपको लगता है ये प्राइवेट स्कूल में आप भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हुई हैं, क्या हुँ। वहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं? या मदरसा में सिखाई जाती हैं? यहाँ पर किताब में 450 बार लिखा गया है कि जिहाद कैसे करना है। जब आप वो चीज़ें पढ़ोगे दिन-रात, बचपन से लेके बड़े होने तक, तो वो पागलपन आपके अंदर जाएगा ही जाएगा। उसके बाद ही आप ये ऐसे हैवानियत वाला काम आप कर सकते हैं।
कि वहाँ जाकर आपने औरतों के साथ जो हालत की है, जो वहाँ पे अबडक्शन करी है, उसके बाद आप बोलती हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये सारे जो लोग आप बच्चों को, आप औरतों को पकड़ के लेके आए हो, उसको प्रॉपर्टी बोल रहे हो। कहाँ से आती है ये चीज़ें? क्या आपने अपने स्कूल में ये चीज़ें पढ़ी हैं कभी? नहीं हो सकता। ये मदरसा में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसी में ये फैनाटिज़्म आ रहा है एंड तभी ये चीज़ें डीप रूटेड हैं उनकी सोल के अंदर। इसको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, ये पागलपन पूरी दुनिया से खत्म नहीं हो सकता। ये इश्यू ही नहीं है हमास वर्सेस इज़राइल का। इट इज़ अ इश्यू ऑफ मैड रस जो पिलाया गया है कि सारी दुनिया से हमने नॉन मुसलमान को खत्म करना है। भई मैंने पाकिस्तान के बड़ी न्यूज़ चैनल्स देखे हैं, जो बोलते हैं कि ये टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए और टू नेशन थ्योरी तो आपने भी करी थी। आप कौन-सा कुछ चैन से बैठे हो वहाँ पर? पाकिस्तान वाले भी कौन-सा चैन से बैठे हैं? टू नेशन थ्योरी के बाद भी आपको चैन नहीं है, अभी भी आपको भारत के अंदर इस्लाम जो है वो झंडा गाड़ना उसका। क्यों? आपने जो वहाँ पे किया था, वहाँ पे कौन-सा कुछ क्या कर लिया आपने? आटे की लाइन में लगे हैं पूरी कंट्री की कंट्री। तो ये पागलपन मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये पागलपन तभी खत्म होगा जब आप इसके सोर्स को खत्म करेंगे और इज़राइल उस मुकाम पर पहुँच गया है, उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके जो वहाँ पे मस्जिदें हैं, जहाँ पर इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, वो हुँ। एक-एक करके सबको खत्म कर रहे हैं ताकि बेस ही खत्म हो जाए और कोई हल नहीं है इसका। सर बाकी जितनी दुनिया है, बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं, उन पे आप क्या समझते हैं कि इस वॉर का या इस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं? या क्या देखिए साइड आज इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं? क्योंकि पहले ही हम लोग भुगत रहे हैं रशिया और यूक्रेन को। हुँ। देखिए आरज़ू जी एज़ फ़ार एज़ इकोनॉमिक इज़ कंसर्न्ड, इकोनॉमिक इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट आने वाला नहीं है। ना तो इज़राइल कोई तेल निकालता है, ना कोई हुँ, वो ये हमास वाले, क्योंकि पैलेस्टीन नाम की कोई कंट्री है नहीं, हमास है। तो हमास वाले जो लोग हैं, वो भी कुछ पैदा करते नहीं हैं सिवाय उग्रवादियों के। तो फ़र्क नहीं पड़ता ऑन अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसका फ़र्क पड़ेगा मुस्लिम वर्ल्ड को। अब हुँ, देखिए आज मैं जिस कम्युनिटी में यहाँ रहता हूँ, वहाँ पर वो एक मुसलमान आदमी, लगता था मुझे पाकिस्तानी या कोई मिडल ईस्ट का आदमी था, ही केम कि उसको घर चाहिए था यहाँ पर किराए के ऊपर, कम्युनिटी ने नहीं दिया उसको। एंड आई वाज़ स्टैंडिंग देयर मैं नीचे गया हूँ तो देखा उसने उसने मेरी तरफ आने की कोशिश करी, मैं पीछे हट यार बदबू आ रही है इधर से। मैं नहीं गया उसको उसको मैंने मुँह भी लगाया नहीं अपनी तरफ और लोगों ने उसको मकान नहीं लेने दिया और वो धक्के खा रहा है पिछले 4-5 दिन से, उसको मकान नहीं मिल रहा। ये चीज़ आप पूरे दुनिया में देखेंगे क्योंकि दुनिया अब देखेगी इनको एज़ अ उग्रवादी। हमने पंजाब में रहकर जब खालिस्तान की मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हमने तब भी देखा था कि कुछ लोग थे, जो खालिस्तान मूवमेंट के साथ थे। लेकिन जब वो कोई सिख भाई हमारा पूरे हिंदुस्तान में या दुनिया में जाता था, लोग देख कहते थे यार ये खालिस्तानी है, इसकी इसकी पग को ढूँढो या इसकी जेब में कहीं न कहीं से गन निकलेगी। तो ये ऐसा ही होता है। अभी जो कुछ हमास ने किया है, जिस दरिंदगी के साथ उन्होंने काम किया है, आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर लोग मुसलमान को शक की नज़र से देखेंगे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर ये कुछ किया है। और भला हो ये तो ट्विटर का कि ट्विटर अब राइट विंग वालों के पास है। अब जो कुछ हमास वाले कर रहे हैं वो दिखाया जाता है। पहले क्या था कि लेफ्ट विंग के पास था, जितनी भी हुँ, ऐसी वीडियोज़ होती थी जो अगेंस्ट हमास या पैलेस्टीन हुँ, वालों के पास जाती थी, हुँ। उसको डिलीट कर देते थे वो और जो इज़राइल ने जो कुछ किया, उसे प्रमोट किया जाता था कि इज़राइल कितना घटिया कंट्री है। अभी दुनिया ने देखा है हमास की पिक्चर्स को, क्योंकि ट्विटर ने उसको डिलीट नहीं किया और इसीलिए जो मेनस्ट्रीम मीडियाज़ है वर्ल्ड के, वो इज़राइल के खिलाफ नहीं बोल पा रहे बिकॉज़ एविडेंस है आपके सामने, जो ट्विटर ने भी रोका मगर नहीं है। लेकिन सर अगर बात करें हम आपके आपके ससुराल की, हुँ, यानी कि चाइना की। सर चाइना तो इस वक़्त फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, उनका कहना है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। देखिए एज़ फार एज़ चाइना इज़ कंसर्न्ड, चाइना की मजबूरी है 2 रीज़न्स के कारण। मैंने हुँ, आज भी एक पाकिस्तान की शो किया था, आई एक्सप्लेन्ड देम कि इनकी जो दुश्मनी है इज़राइल के साथ वो इसलिए है क्योंकि एक चाइनीज़ है जो 2006 में लेबनान के अंदर एज़ अ पीस का काम करने गया था वो, वहाँ पर मारा गया था क्योंकि इज़राइल ने वहाँ पर बमबार्डिंग करी, जो उनका बॉर्डर का एरिया है लेबनान का, वहाँ पर चाइनीज़ मारा गया। तो उसको इन्होंने बहुत प्रमोट किया यहाँ पर चाइनीज़ क्योंकि चाइनीज़ भी ऐसे ही हैं जैसे अमेरिकन्स में अगर एक भी अमेरिकन कहीं मरता है, तो पूरे हुँ, कंट्री में फ्लैश होता है कि हमारे इस बंदे को इस कंट्री ने मारा है। हुँ, चाइनीज़ के अंदर भी वो चीज़ है, नेशनलिज़्म की जो चीज़ है। इसलिए चाइनीज़ को लगता है कि भई हमारे बंदे को आपने मारा। जबकि एक सिंपल बॉम्ब था, जो एक उग्रवादी का एरिया है, जहाँ पर हुँ, उग्रवादी थे, इन्होंने जाके बॉम्बार्डमेंट करी है, बॉम्ब तो देखता नहीं है, भई चाइनीज़ है तो उसको छोड़ दो, बाकी उग्रवादियों हुँ, को मारो। जो भी था उसमें आके मारा गया, लेकिन इनके अंदर वो चीज़ है। दूसरा एक और है कि जो इज़राइल है, वो है अमेरिका का दोस्त। हुँ,
तो जो भी अमेरिका का दोस्त होगा, चाइना उसे अपना दुश्मन मानता है, कि इज़राइल आज स्ट्रॉन्ग है, दहाड़ रहा है बिकॉज़ अमेरिका की बैकिंग है उसको। तो इसलिए वो इज़राइल को एक दुश्मन कंट्री की तरह देखते हैं, जैसे वो अमेरिका को एज़ अ दुश्मन कंट्री देखते हैं। और कोई रीज़न नहीं है कि भई ये हमास को सपोर्ट करे। सो इट इज़ नॉट बाय चॉइस, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द हिस्ट्री एंड बिकॉज़ ऑफ हेट्रेड फॉर अमेरिका, और कोई इश्यू नहीं है इनका। सर, इस सारी सिचुएशन में आप सऊदी अरब और अमेरिका के रोल को किस तरह देखते हैं? देखिए, अमेरिका ने तो सीधा बोला है कि वी आर रेडी टू हेल्प यू, जो भी आपको हेल्प चाहिए। भारत ने भी अपनी हेल्प दिखाई है। सऊदी अरेबिया ने थोड़ा-सा आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन उसने बैक सीट ले ली है अभी, आज की डेट में। अमेरिका भी अपने अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ भेज रहा है, इज़राइल के अंदर, तो इसलिए बिकॉज़ उसके अपने जो सिटिज़न्स हैं, उन्हें हमास वाले पकड़ के ले गए हैं। तो ये उनको होस्टेजेस को रिलीज़ करवाने के लिए गया है। ये इज़राइल की वॉर के लिए नहीं गया। ये अपने सिटिज़न्स को जैसे ही वो बाहर निकाल लेगा, अमेरिका भी हुँ, बाहर निकल जाएगा। ये बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अपने जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, वो वहाँ भेज दिए समुद्र के अंदर। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा वॉर शुरू हो जाए बिटवीन ईरान एंड इज़राइल। उधर से हुँ, इजिप्ट बीच में ना घुस जाए, सीरिया बीच में ना घुस जाए, लेबनान ना घुस घुस जाए। तो अमेरिका ने एज़ अ प्रिकॉशनरी हुँ, अपनी सपोर्ट भेज दी है वहाँ पर। सो ये तो हो गया अमेरिका का रोल। एज़ फार एज़ सऊदी इज़ कंसर्न्ड, सऊदी का पूरा इंटरेस्ट था कि इज़राइल के साथ उनके रिलेशंस को नॉर्मल किया जाए। वहाँ पर हुँ, डिप्लोमैटिक एक्सचेंजेस होनी शुरू हो जाएँ, फ्लाइट्स आनी-जानी शुरू हो जाएँ, हो भी गई थी। लेकिन पंगा क्या हुआ है, जो ये एक कॉरिडोर बनाने की बात करी, भारत से लेके यूरोप तक, हुँ, ये एक ही कंट्री है, जिसके रास्ते को ये रोकती थी, और वो नहीं चाहते कि ये काम कभी भी हो कि सऊदी और इज़राइल, ये 2 कंट्रीज़ इकट्ठी हो जाए। ना ईरान चाहेगा, ना सीरिया चाहेगा, ना तुर्की चाहेगा, ना पाकिस्तान चाहेगा, ना ही चाइना चाहेगा। तो ये कुछ होना ही था वहाँ पर कि भई जो दूसरे के कंधे पर, जो हमास के लोग हैं, उनके कंधे हुँ। पर रखकर बंदूक चलाई गई है, ताकि कहीं ये कॉरिडोर ना बन जाए। तो ये सभी कंट्रीज़ का यही रोल है इसमें, कि अगर ये बन गया, तो किसी की पेट पे लात लगनी थी, और इसलिए इसको रोका गया है। सर बिल्कुल ये बात भी कई लोग कह रहे हैं कि जब से सऊदी अरब ने अनाउंस किया था कि वो इज़राइल के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करने जा रहा है और ट्रेड करेंगे या बातचीत करेंगे, आपस में आना-जाना होगा, एक-दूसरे हो सकता है एम्बेसीज़ भी आपने देखा यूएई में भी एम्बेसी जो है वो अब है इज़राइल की, तो इसको यस। रोकने के लिए भी जो है वो हमास से अटैक किया गया है या करवाया गया है। क्योंकि जिस तरह का एक ये अटैक अगर कोई मतलब एक्सपर्ट्स ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं या ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे बजाय, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि यानी जिस तरह का ये अटैक है वो ऐसा नहीं है कि किसी ने अचानक से कर दिया, किसी अनाड़ी ने कर दिया, कम प्लानिंग के तहत किया गया, ये बड़ी लंबी प्लानिंग के बाद ये सब कुछ किया गया है। तो आपके ख्याल से ये सिर्फ़ एक ही इसका मोटिव है कि सऊदी अरब को रोक दें, इज़राइल की तरफ जाने से? आरज़ू जी, एक मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, दादागिरी। हुँ, कई बार क्या होता है कि किसी किसी देश की या किसी बंदे की एक दादागिरी होती है किसी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी एरिया के अंदर। हुँ, जब उसको अपनी दादागिरी टच होती है उसकी, तो वो ऐसी हरकतें ही करता है। मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पिछले 2 दिन से मुझे पुलिस वालों ने, चाइना की पुलिस ने मुझे घेर के रखा हुआ है कि भैया तुम चाइना के खिलाफ बोलते हो, तुम्हारे अगेंस्ट हमारी चाइनीज़ एम्बेसी में एक कंप्लेंट आई है। मैं आपको बताता हूँ कि अब पुलिस ने मेरे घर में भी छापा मारा, मेरे ऑफ़िस में मारा, मेरे सारे जैसे जो कंपनीज़ में मेरी कंसल्टिंग चलती है, उन सबको उन्होंने क्वेश्चन्स भी पूछे हुँ, मेरे बारे में। तो जब उन्होंने सारी छानबीन करी, क्यों करी? क्योंकि किसी आदमी की दादागिरी थी एक, कि चाइना एक्सपर्ट है वो, सो कॉल्ड, जिसने आज तक कभी बैलेंस शीट नहीं देखी, उसको इकोनॉमिक्स के बारे में एबीसी नहीं मालूम, वो चाइना कभी आया भी नहीं, उसको चाइना के ना कल्चर के बारे में मालूम है, ना चाइनीज़ के बारे में मालूम है, कुछ भी पता नहीं है। वो लंबी-लंबी फेंकता 3 साल से फेंक रहा है कि चाइना के टुकड़े हो जाएँगे। अब उसको ये था कि भई ये यहाँ पर बैठकर, यहाँ पर एक फैक्ट्स दिखा रहा है। तो लोग हुँ, पूछते हैं, भई तुम तो 3 साल से बोल रहे टुकड़े हो जाएँगे, हमें तो दिखता नहीं है। व्हाट आर यू स्पीकिंग? तो जो बुलशिट है उनकी, वो जब पकड़ी गई है, उसके बाद उन्होंने जाकर चाइनीज़ एम्बेसी में इन्फॉर्म कर दिया कि ये आपकी कंट्री के खिलाफ, आपके प्रेसिडेंट के खिलाफ ये बातें करता है। इसे अंदर किया जाए। ये रिप्रेजेंटेशन इन्होंने वहाँ कर दी। हुँ, तो ये दादागिरी जब किसी की टच होती है, तो ऐसी गिरी गिरी हुई हरकतें वो करनी शुरू कर देते हैं। अभी जो ये ये जो मिडल ईस्ट का एरिया है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ट्रम्प थे, ट्रम्प ने आकर सारी जो यहाँ पर जंगें चल रही थी, वो खत्म कर दी। सीरिया की जंग खत्म कर दी, अफ़गानिस्तान से हुँ, उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता विथड्रॉ करना शुरू कर दिया था। बिकॉज़ दे वांटेड टू कम आउट ऑफ इट। वो कहते हैं इनफ इज़ इनफ। तो अब दादागिरी
कोई अपनी वहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? कौन-सी दादागिरी? भई सऊदी अरेबिया, ईरान की दोस्ती करवा दी, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? उससे एक मैसेज गया कि इस एरिया का नया दादा आ गया है। अब अमेरिका की वहाँ लेकिन दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन सर वो आर्टिफिशियल तरीके से दोस्ती कराई गई है, आपको नहीं लगता कि ज़्यादा लंबा अरसे नहीं चल सकेगी सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती? देखिए, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, कोशिश की गई, दोनों के डिप्लोमैटिक जो रिलेशंस हुँ। हैं वो बनाए गए, फ्लाइट्स का आना-जाना शुरू हो गया, डिप्लोमैट्स एक-दूसरे की कंट्री में भी चले गए, जबकि इतनी कोल्डनेस थी कि जहाँ पे भी देखते थे एक-दूसरे को ऐसा लगता था कि गोली चल जाएगी। वहाँ पर जाकर इतनी बड़ी जीत लेकर आनी और किसी को पता भी नहीं लगा। आप ये देखिए, इन दोनों की दोस्ती हो रही थी, अमेरिका को भी पता नहीं था कि ये काम होने वाला है। जब हो गया, उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया। सो ये बड़ा एक वेल प्लान्ड तरीके से दोस्ती कराई गई है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। देखिए ईरान के अंदर भी चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, सऊदी अरेबिया में भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और अगर दोनों इकट्ठे हो जाएँ, तो एक तरक्की हो सकती है चाइना के लिए भी और इन कंट्रीज़ के लिए भी। अब आप देखिए जो मिडल ईस्ट है, अगर सऊदी अरेबिया और इज़राइल की दोस्ती हो जाती, आप देखिए ये 1400 साल के जो सारे हुँ। लफड़े थे ना ये सारे खत्म हो जाते और इस एरिया में तरक्की हो जाती, आर्म्स एंड एम्युनिशन बिकने बंद हो जाते, लड़ाइयाँ बंद हो जाती। अब आप समझ सकती हैं तारे कहाँ-कहाँ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सर मैंने हमेशा से ये सुना अपने घर में भी मेरे मतलब मेरे फादर भी जब थे और बात किया करते थे एम्बेसीज की स्पेशली बात होती थी तो मैं सुनती थी कि कहते जो जो एम्बेसी में जो स्टाफ होता है या जो लोग होते हैं एम्बेसी के लोग होते हैं वो काफी इंटेलिजेंट किस्म के लोग होते हैं मतलब किसी आम सिटीजन को जो है किसी किसी भी एम्बेसी में नहीं भेजा जाता किसी भी कंट्री की तरफ से अगर कोई भी है तो वो यकीनन थोड़ा सा 2-4 स्टेप आगे ही होगा चीजों को समझने में चीजों को अंडरस्टैंड करने में तो ऐसा कैसे हुआ कि किसी ने जाके चाइनीज़ एम्बेसी में आपके लिए कह दिया और यहाँ पे सबकी दौड़ें लग गई चाइना में? देखिए क्या होता है कि वहाँ पर इन्फॉर्म किया सिर्फ चाइनीज़ थोड़े से टची हैं। अपने कंट्री को लेकर, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए लेकर, तो ये उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तब उन्होंने देखा भी है ये आदमी चाइना में बैठा है, उसका ट्विटर भी चल रहा है, उसका यूट्यूब भी चल रहा है। देखो तो सही क्या है? तो हुँ, वेंट, दे इन्वेस्टिगेटेड, देन दे सेड उन्होंने कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। दे हुँ, सेंड अ मैसेज हियर कि पहले आप चेक करो ये आदमी कौन बैठा है यहाँ पर चाइना में, जो चाइना की बात लगा रहा है और क्यों लगा रहा है? एजेंडा क्या है? काम क्या करता है? तो उन्होंने एज़ अ इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे भेजा है और यहाँ की जो पुलिस है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। दे फाउंड नथिंग रॉन्ग, एनीथिंग आई एम डूइंग और उन्होंने वहाँ पे मैसेज भेज दिया है। दे हैव गिवन क्लीन चिट टू मी कि भई कोई भी दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट किसी बेवकूफ ने अपने बेवकूफ में और छोटेपन में एक इन्फॉर्म हुँ, कर दिया है। नथिंग एल्स एंड इट्स अ क्लीन केस। कुछ भी नहीं है। मुझे क्लीन चिट कल मिल गई है यहाँ से चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी कि तुम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे। अदरवाइज़ तो मुझे टाँग देते ये। अगर इन्हें कुछ भी गलत मिलता, क्योंकि गलत है ही नहीं। और सेकंडली मेरी कई वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने बोला है कि चाइना यहाँ पे गलत है, यहाँ पे कोई चीज़ ठीक नहीं की है। तो हुँ, दे आस्क्ड मी, व्हाई यू स्पीकिंग अगेंस्ट द कंट्री? मैंने बोला ये पब्लिक डोमेन की आपकी चीज़ें हैं। भी आपकी कंट्री के हुँ, अंदर बिज़नेस नहीं चल रहा, ये तो आपके अपने आर्टिकल्स हैं। मैंने उसी आर्टिकल बिल्कुल, को लिख के मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है कि भई यहाँ पर ये चीज़ें नहीं चल रही, उसका रीज़न क्या है? और आप भी ये गलतियाँ ना करें। क्योंकि हम भी उसी स्पीड पे राइज़ कर रहे हैं जैसे चाइना 20-30 साल पहले कर रहा था। तो इन्होंने जो वहाँ पर उस टाइम पर गलतियाँ करी हैं, आज भारत भी वो गलतियाँ हो सकता करे और हमें नहीं करनी चाहिए। वी शुड लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स। तो मैंने इसमें गलत क्या बिल्कुल, किया है? तो जब उन्होंने देखा सारा हुँ, कुछ, मेरी एक-एक वीडियो चेक करी उन्होंने, हर चीज़ को चेक किया, मेरा ट्विटर अकाउंट चेक किया है, दे फाउंड नथिंग रॉन्ग। ना मैंने भारत के खिलाफ कभी बोला है, हुँ, ना मैंने चाइना के खिलाफ बोला और मैंने उनको बोला भी है। आई एम अ पॉजिटिव माइंड पर्सन। मैंने कभी नेगेटिविटी ना तो मैं बात करता हूँ, ना मैं सुनता हूँ। तो मेरा आपको कभी भी कोई चीज़ नेगेटिव नहीं हुँ, दिखेगी। मैं नेगेटिविटी के बीच में भी कौन-सी पॉजिटिव चीज़ हम निकाल सकते हैं, वी शुड लर्न। तो उन्होंने बोला आज जैसे उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा मुझे, इज़राइल और पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा है, उसमें आपको पॉजिटिव क्या दिखता है? मैं क्या पॉजिटिव ये दिखता है कि हमास ने दिखा दिया कि ये पागलपन जो है ये दुनिया में कैसे एक कंट्री के अंदर धावा बोल सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को और इज़राइल दिखा रहा है हमें कि भई इनका निपटारा कैसे होना चाहिए। और चाइनीज़ को तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है जब ये मुसलमानों के अगेंस्ट हम बात करते हैं हुँ, कि भई ये पागलपन जो है, ये जो मुसलमान पागलपन करते हैं, अपनी कंट्री माँगते हैं हर जगह पर जाकर, इनका निपटारा अब इज़राइल कर रहा है। आई लव दैट एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न। मोदी जी को सीखना चाहिए। He laughed at that. Why? Because they themselves are doing those things in China. तो उसके बाद समझ आ गया उसको कि भई ये न्यूट्रल आदमी है, इसको किसी से लेना-देना नहीं है। ये कोई कोई पागल आदमी है जिसने इसको इन्फॉर्म किया है इसके बारे में एंड वो कहता है तुम जाओ यार, चिंता नहीं करो, मस्ती से रहो।
वैसे एक चीज तो कॉमन है अभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कि हमारे लोग हमारे ही लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, ये है। हाँ। क्योंकि मैंने खुद सर एक वो था, टीवी शो था, वो ज्वाइन किया था, मेरे ख्याल है कोई 1.5-2 साल पहले की बात है। और वहां पे एक और पाकिस्तानी आए हुए थे और वो कहने लगे, जब मैंने कमेंट किया कुछ पता नहीं कश्मीर पे था या किस चीज पे था, मुझे एग्जैक्टली टॉपिक याद नहीं, तो वो कहने लगे देखिए ना जी, पाकिस्तान में बोलने की इजाजत है, ये यहाँ बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही है और इन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। तो उसके बाद जो उस शो के होस्ट थे, उन्होंने उन साहब से कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ बात कर रही हैं या पॉलिसीज का बता रही हैं, इसको कंट्री के खिलाफ बोलना नहीं कहते। और हुँ, जाहिर है हम उस कंट्री में रहते हैं और अगर कोई चीज हमें ठीक नहीं लगती तो हम वो बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हम कंट्री के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसी तरह से आप भी है, अगर कोई चीज आपको, जाहिर है हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता, कोई ना कोई चीज हो ट्रू। सकती है कि आपकी गवर्नमेंट में ठीक ना लगे, आपको लगे कि नहीं ऐसे करना चाहिए, तो आप वो बता रहे हैं। डजेंट मीन कि आप कंट्री को हिट कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों की जहां तक पहुंच होती है, तो वो आप समझ सकते हैं कि सोच, उसके आगे मैं बेचारे नहीं सोच सोचा। बिल्कुल सोच सोच, बोल सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। सोच वहीं तक होती है, वो उसके आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं। और अगर ज्यादा सोचते हैं तो फिर उनको चक्कर आने लगते हैं, मेरे ख्याल है ऐसा कुछ ट्रू। होता होगा। तो इसलिए वो सोचते हैं कि बस इधर तक ही सोचते हैं, उसके आगे नहीं सोचते। लेकिन खैर ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने भी इस तरह की सिचुएशन फेस की है। और आज आपसे भी सुन के लगा, तो मैंने कहा लेकिन ये चीज आपको ये जरूर गारंटी देती हूँ कि इससे आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार, पता है मुझे फील होता है कि यार मैं तो बड़ी फेमस हूँ, लोग तो मेरे पीछे लग जाते Arzu ji, it's not about famous or not famous. Already I am a public figure in China. हम्म, मेरे यहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, मैं लोग जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर मैं हाँ। अपने लेक्चर्स करता हूँ, लेकिन जो तो नहीं द जानते ना गवर्नमेंट वो भी नोज़, जान जाएंगे सर, जो द नहीं गवर्नमेंट जानते, नोज़। लेकिन जो अगर ये दो हरकतें चार करी लोग हैं, ऐसे रह गए जी। आरज़ू जी जो ये हरकतें कर रहे हैं, वो इसलिए है बिकॉज़ क्या हो गया? हाँ वो हाँ कहाँ रह बोलिए। गए? मुझे कुछ सो नहीं, दे आप वर ही उड़ गए थे मुझे लग रहा है किसी ने कोई जादू किया टैप है की टैप किया हुआ है। तो हाँ। दे वर सो हम्म, कॉल्ड चाइनीज़ एक्सपर्ट्स। हाँ। अब उनकी पोल खुल रही है कि ये इनको तो एबीसी भी पता नहीं है, किसी भी चीज़ हम्म, की। ये बेवकूफ़ किस्म के सड़क छाप आदमी हैं। तो अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ओपनली उनके मुँह के ऊपर, "ये तुम क्या बोल रहे हो यार? बकवास करते जा रहे हो एंड ये कोई एजेंडा है तुम्हारा।" तो अब उनको वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो हमारे जैसे लोगों के पीछे पड़ते हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि जो-जो चीज़ें मैंने काउंटर करी हैं, आप उसका आंसर तो दीजिए ना कभी। नहीं देंगे, हम्म, क्योंकि उनके पास आंसर ही नहीं है। तो मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ। एंड बीइंग अ कंसल्टेंट मेरे डीएनए का पार्ट है। मैं 20 साल से एज़ अ सीईओ लेवल में काम करता हूँ कंपनीज़ के अंदर। मेरा डीएनए का पार्ट है कि मैं फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह देखता हूँ कि व्हाटएवर इज़ देयर ट्रुथ आई प्रेज़ेंट एंड देन आई फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट। आपने भी मेरे साथ इज़राइल और हमास की जो प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम की बात नहीं करी। आपने भी आपको भी मालूम है कि आप भी सच ये सॉल्यूशन दे सकता है। आपने भी सॉल्यूशन की बात करी मेरे साथ। सो दिस इज़ व्हाट माय डीएनए इज़। तो ये लोग मुझे काउंटर करके दिखाएँ, आंसर तो दें ना उसका। ये नहीं करेंगे। ये वही गर ग गिरी हुई हरकतें कर सकते हैं। एम्बेसी में चले गए, किसी को इन्फॉर्म कर दिया, अंदर कराने की कोशिश करी, डिपोर्ट करने की कोशिश करी। इससे अलावा तो कुछ नहीं कर सकते थे। वो पैंतरा भी इनका फेल हो गया। अब इसके बाद क्या किस लेवल पे गिरेंगे? कोई ना कोई लड़कियों का मैटर ले आएँगे, मेरी पिक्चर लगा देंगे किसी लड़की के साथ, देखिए ये क्या काम कर रहा है। इसी लेवल तक गिर सकते हैं, और तो कुछ नहीं है। वो फ़ोटो भी आ जाएगी, मेरी बीवी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी और ना ही उसके ऊपर विश्वास करेगी, क्योंकि उनको सर आप मालूम क्यों है। आइडिया दे रहे हैं बैठ के, अभी तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा, आप अपनी तरफ से आइडियाज दे रहे हैं। हाँ, मैं आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि भई आप उस लेवल तक भी चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। नहीं नहीं, आपकी पिक्चर आएगी हाफिज सईद के साथ खाना खाते बैठी, आप बैठ के आप जो है ना वो चिकन खा रहे होंगे हाफिज सईद के साथ, आपकी वो पिक्चर आने वाली है, तो वो अब ज्यादा देखिए खतरनाक होगी। चाइना में, चाइना जैसी कंट्री जहाँ पर 100% नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, यहाँ पर 2000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ अब वेजिटेरियन बन गए हैं। अब तो यहाँ पर इवन आयुर्वेदा का सेंटर भी खुल गया है, जो कि अलाउड नहीं था, बट वी हैव टेकन परमिशंस। आयुर्वेदा का सेंटर है जहाँ पर आयुर्वेदा का खाना, आयुर्वेदा की सारी चीज़ें वहाँ पे कराई जाती हैं, योगा कराई जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल हैं चाइना के अंदर करवानी, लेकिन हम्म, हमने वो शुरू करवा दी हैं। मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि हाउ दीज़ थिंग्स आर बिकमिंग पॉपुलर इन हम्म, चाइना। तो जब हमने यहाँ पर वेजिटेरियन बना दिया, द होल कंट्री नोज़ हियर, जो मुझे लोग जानते हैं
कि भई ये एक 100% वेजिटेरियन है, मैं तो ये अंडा, प्याज़ होता है, लहसुन होता है, ये भी खाता नहीं हूँ। तो अगर कोई मेरी वीडियो बना देगा, है ना, हाफ़िज़ सईद के साथ, मैं चिकन खा रहा हूँ, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, इवन इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स आल्सो, तो वरी मत करो। और हाफ़िज़ सईद जो है ना खुद बोलेगा कि भैया मैं तो वेजिटेरियन था इसके साथ, तुमने मुझे चिकन के साथ कैसे बैठा दिया? हाँ, नहीं बिल्कुल लेकिन बिल्कुल पॉज़िटिव रहना चाहिए और इस तरह की चीज़ें लाइफ़ में आती रहती हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए और ज़ाहिर है कि जो बेचारे कर रहे हैं उनका इससे ज़्यादा सोच जाती नहीं है, तो वही जैसे मैंने पहले कहा, तो लेकिन ख़ैर उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी थोड़ा-सा तो ख़्याल ख़्याल करें कि भई 2-4 लोग आपको भी जानते हैं और तो आप इस किस्म की हरकत ना करें किसी दूसरे के साथ, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, होता है, बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। नहीं, आपने तो बोला ना अभी ख़ैर एक चीज़, आपने बोला कि घबराना नहीं है। देखो जिसने हाँ, बोला था वो अंदर है, तो मैं ये वर्ड बोल नहीं सकता, पता लगे मैंने बोला तो मुझे भी अंदर कर दिया किसी ने। तो घबराना नहीं है, ये पाकिस्तान वालों को सूट करता है। मैं वैसे भी घबराने वाला आदमी नहीं हूँ, ना तो मैं कश्मीरी हूँ कि अपना ज ज ज जगह छोड़ के भाग गया वहाँ से। पंजाबी हूँ, फेस किया हमने, पहले भी और अभी भी फेस कर रहा हूँ चाइना जैसी कंट्री में। मुझे हिलाना इतना आसान नहीं है, इसलिए जो कोशिश कर रहे हैं, करते रहो। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे ही मज़बूती से आपको रहना चाहिए और हरगिज़ जो है वो इन्हीं लोगों को उल्टा टफ टाइम देना चाहिए जो आपको परेशान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज जॉइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।